नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सुमित्रा जी के घर पड़ोसी व रिश्तेदारों की खूब गहमा गहमी लगी हुई थी। पकवानों व मिठाइयों की खुशबू से घर के साथ साथ पूरा गली मोहल्ला भी महक रहा था। और महके भी क्यों ना, आखिर सुमित्रा जी की बड़ी बेटी प्राची की शादी जो थी, आज प्राची की हल्दी की रस्म थी। इसीलिए सुमित्रा जी सुबह से उसी के इंतजाम में लगी हुई थी। कभी मेहमानों का जलपान, कभी हलवाइयों के सामान की पूर्ति, और बीच बीच में मेहमानों के साथ दो घड़ी हंसकर बोलना। प्राची और प्रिया अपनी माँ को ऐसे भागदौड़ करते देख चिंतित होते हुए बोली, माँ, आप सुबह से ही चक्कर गिनी की तरह घूम रही हैं। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे बेटा, बस 2 दिन की भागदौड़ और बची है, उसके बाद तो आराम ही आराम करना है, कहकर सुमित्रा जी हंसते हुए फिर से काम में लग गई। मम्मी, खाना तो खा लो। खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे लोगी? प्रिया थोड़ी जिद करते हुए बोली। हाँ हाँ बेटा, बस अभी आती हूँ। एक बार देख लूँ कि सभी मेहमान सही से खा पी तो रहे हैं ना। ऐसे टाल मटोल करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। दोनों ही बहनों को अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा जी को शुगर की शिकायत थी और ऐसे में खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं बड़ी परेशानी का कारण न बन जाए। अभी दोनों बहनें यह सोच ही रही थी कि तभी उनकी नज़र अपनी माँ सुमित्रा जी पर पड़ी। देखा तो सुमित्रा जी धड़ाम से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। सभी मेहमान अपनी हंसी ठिठोली में व्यस्त थे, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। प्राची और प्रिया दोनों बहनें दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और सहारा देकर उन्हें कमरे में ले गई। दोनों समझ गई थी कि मम्मी का बीपी लो हो गया है। प्रिया जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाई, जिसे पीते ही सुमित्रा जी को थोड़ी राहत मिली। तब तक सुमित्रा जी की बड़ी बेटी प्राची एक थाली में अपनी माँ के लिए खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाने लगी। अरे अरे, मैं अपने आप ही खा लूंगी बेटा, तुम तो बिल्कुल ही मुझे छोटी बच्ची समझ रही हो, सुमित्रा जी ने कहा। तो प्राची उनके मुंह में निवाला डालते हुए बोले, हाँ हमें पता है, आप बच्ची नहीं, माँ हो हमारी, लेकिन हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कर रही हो, जैसे बच्चे खाने से जी चुराकर इधर उधर भागते हैं। आप मुझे आज वैसे ही लग रही हो माँ। अच्छा जी, कल तक खुद ऐसी हरकतें करती थी और आज मुझे सिखा रही है। चल आज खिला दे अपने हाथों से, फिर तो न जाने कब ऐसा मौका मिलेगा, कहते हुए सुमित्रा जी भावुक हो गई। मम्मी, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। प्राची अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली, अरे पगली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। फिर तू तो 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रही है ना, तो इस 1 महीने में तो तू मुझे खाना खिलाने आने से रही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है, कहते हुए जैसे ही सुमित्रा जी उठने लगी, दोनों बहनों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठा दिया। अरे बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों फालतू में ही परेशान हो रही हो। अभी आराम का नहीं, काम का समय है। काम काम काम, सुबह से यही रट लगा रखी है आपने। अभी से आपका यह हाल है तो मेरे जाने के बाद तो आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखोगे, प्राची ने गुस्से से कहा। तो सुमित्रा जी बोली, यह क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम? क्यों माँ, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। जैसे आप जिद्दी हो वैसे मैं भी जिद्दी हूँ। लेकिन बेटा, तू समझ नहीं रही, सुमित्रा जी ने प्यार से समझाया। प्राची बोली, समझ तो आप नहीं रही माँ। अगर इस समय आपकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या मैं शादी कर पाऊंगी? मुझे पता है माँ, आप बहुत हिम्मत वाली हो, सब संभाल लोगी, लेकिन सब संभालने के लिए भी तो शरीर को थोड़ा आराम चाहिए ना। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो माँ? जब आप जीवन के इतने बड़े बड़े तूफानों से नहीं घबराई, तो यह तो खुशी का मौका है, सब हो जाएगा। परिवार वाले हमारे साथ नहीं हैं तो क्या हुआ,
ईश्वर तो हमारे साथ है। प्राची ने प्यार से माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ बेटा, उसके सहारे ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। सुमित्रा जी बोली। तो बस माँ, 1-2 घंटे आराम करो, तब तक हम दोनों बहनें देख लेंगे। कहते हुए प्राची और प्रिया उन्हें जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर बाहर आ गई। सुमित्रा जी न चाहते हुए भी आंखें बंद कर लेट गई। लेकिन बेटियों की शादी में तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। फिर वो तो अकेली थी, कैसे चैन से सो सकती थी। बार बार बेटियों के शब्द कानों में गूंज रहे थे। माँ, आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। क्या सचमुच वो साहसी थी? नहीं, वो तो शुरू से ही बहुत नाजुक दिल की थी। किसी की भी ऊंची आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन हालात और वक्त के थपेड़ों ने उसे मजबूत बना दिया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन सुमित्रा घर में सबसे बड़ी और अपने पापा के दिल का टुकड़ा थी। पापा उसे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते थे। पापा माँ दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के थे। शायद उसने यह शांत स्वभाव माँ से ही पाया था। लेकिन इसी शांत और सरल स्वभाव का ही तो परिवार वालों ने फायदा उठाया। सोचते सोचते सुमित्रा जी अपने बचपन की गलियों में चली गई। वह 10वीं कक्षा में थी जब पहली बार उनके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, इतना जिंदा दिल इंसान जिसने हमेशा खान पान से लेकर व्यायाम तक हर बात का ध्यान रखा, पर फिर भी भगवान की कृपा से सही समय पर उपचार मिलने से पापा की जान तो बच गई। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें किसी भी भारी काम और तनाव से दूर रहने को कहा था। तनाव तो अब जिंदगी में आ ही गया था। घर का मुखिया, और वह भी ऐसी बीमारी जो न जाने कब फिर से दबे पांव आ जाए। और क्या पता हर बार किस्मत साथ दे या नहीं। बच्चे भी अभी कंधे से ऊपर नहीं आए थे। जिम्मेदारी अभी पूरी कहाँ हुई थी। जीवन संगिनी इतनी सीधी सादी, अगर कुछ हो गया तो इन सब का क्या होगा। इन सब विचारों ने पापा को अंदर ही अंदर खा रखा था। लेकिन पापा सबके सामने खुश रहने और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करते। उस दिन के बाद तो सुमित्रा पापा की परछाई बन गई थी। वह पापा की हर जरूरत का ध्यान रखती। पहले से ही वह इतनी समझदार थी और अब पापा की बीमारी ने उसे और अधिक जिम्मेदार बना दिया था। पापा की तरह उसका दिल भी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से भरा रहता। 3 साल बहुत अच्छे से गुजर गए थे। पापा के साथ साथ अब सामान्य होने लगा था। सबको लगने लगा था कि वह एक बुरा सपना था जो टल गया। लेकिन वह सपना नहीं था, वह तो किस्मत का लेखा जोखा था जो आज नहीं तो कल सच होना ही था। और पापा का दूसरा दिल का दौरा पड़ा। हमेशा निर्विकार रहने वाली माँ की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। मंदिर के सामने हरदम हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। उसे माँ की प्रार्थना कहे या हम भाई बहन के सिर पर पापा का साया बना रहे, जो कुछ भी कहे, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। फिर से उन्हें नई जिंदगी मिल गई। हम सभी ईश्वर का धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। सभी खुश थे, लेकिन इस बार पापा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शायद उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास वक्त ज्यादा नहीं है। इसी वजह से पापा चाहते थे कि जाने से पहले अपने हाथों से अपनी बिटिया का कन्यादान कर जाए। यह सोचकर उन्होंने घर में रिश्ते की बात चला दी, तो सुमित्रा भी अपने पापा की इच्छा के आगे मना नहीं कर सकी। सुमित्रा जी ने करवट बदली, तभी उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपने पति रमेश जी की तस्वीर पर गई। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच पापा की पारखी नजरें थी या उसकी खुद की किस्मत जो उन्होंने रमेश जैसा जीवन साथी उसके लिए चुना। अपने बीमार पिता की इच्छा का मान रखते हुए 20 वर्ष की उम्र में रमेश जी से शादी कर सुमित्रा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में रमेश के माता पिता, एक बड़े भाई भाभी और एक बहन थी।
बड़े भाई भाभी की माता पिता से बनती नहीं थी, इसीलिए ऊपर की मंजिल में रहते थे, जिसकी वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी रमेश पर ही थी और वह उसे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। शादी के बाद सुमित्रा भी इन जिम्मेदारियों में साझेदार बन गई। उसके आते ही सास और ननद ने घर के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी, तो सुमित्रा ने भी सहज ही इन जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया और पूरी लगन से निभाने लगी। रमेश जी की किराने की दुकान थी, जिसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और वह जितना परिवार वालों का ध्यान रखते उतना ही सुमित्रा का भी। यह बात उसकी माँ और बहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हर तीसरे दिन झगड़ा करने लगी थी। उधर सुमित्रा के पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुमित्रा का एक पैर ससुराल में रहता और एक मायके में, क्योंकि पापा के दूसरे दिल के दौरे के बाद वह कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें और बीमारियों ने घेर लिया। माँ भी अब चिंता में रहने लगी थी और भाई अभी इतने समझदार नहीं थे कि सब कुछ अकेले संभाल सके। रमेश जी वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। एक तरफ से उन्होंने सुमित्रा के पापा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, जितना अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे उतना ही शादी के बाद सुमित्रा के पापा के लिए भी। वही उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी लेकर जाते और पापा के साथ साथ उसे भी हमेशा समझाते, सांत्वना देते थे। समय बीतता रहा। प्राची के रूप में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, तो सुमित्रा और रमेश खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी में पूरा परिवार शामिल था। सुमित्रा के मम्मी पापा भी खुशी से झूम उठे थे, लेकिन वह खुशी शायद उसकी माँ के लिए आखिरी खुशी थी, क्योंकि उस दिन के बाद माँ कभी हंसी नहीं। पापा तो शायद उसका भरा पूरा घर देखने के लिए ही रुके थे। जब पापा अपनी बेटी की तरफ से पूरी तरह निश्चित हो गए, तो उन्होंने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। पापा के जाने की खबर सुन के सुमित्रा तो अपनी सुध बुध खो बैठी। कितने ही दिन लगे उसे इस सदमे से बाहर आने में। अगर रमेश जी ना होते तो शायद वह सामान्य न हो पाती, लेकिन माँ उस दिन के बाद एक चलती फिरती लाश बन गई थी, जिनकी सांसें तो चल रही थी पर संवेदनाएं जैसे खत्म हो गई थी। बस जी रही थी, क्योंकि पापा से वादा किया था कि उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को वह पूरा करेगी। वैसे भी ईश्वर ने हम स्त्रियों को एक अलग ही मिट्टी से बनाया है, जो बड़ी से बड़ी विपत्ता को भी हंसकर या रोकर झेल ही जाती है। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है। यह सोचकर सुमित्रा ने अपने पापा से बिछड़ने के दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया और अपने घर गृहस्थी को संवारने में जुट गई, क्योंकि इसी में दोनों घरों की भलाई थी। लेकिन इस आघात से जो आज तक भी उबर नहीं पाई थी, वह थी सुमित्रा की माँ। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह अपने मन की पीड़ा किसी से व्यक्त नहीं करती थी और अंदर ही अंदर एक गम में घुटती जा रही थी, जिसकी वजह से वह बीमार रहने लगी। अपनी माँ की हालत सुमित्रा से देखी नहीं जाती थी। घर के कामकाज तो दोनों भाई मिलजुल कर ही लेते थे, लेकिन उनके काम पर जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली रह जाती थी और बीमार व्यक्ति के लिए अकेलापन हमेशा ही घातक होता है। भाई काम करने लगा था, इसीलिए रमेश और सुमित्रा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बड़े भाई की शादी करवा दी। घर में बहू आने से सुमित्रा की माँ का दुख कुछ कम हुआ। अब मायके की तरफ से सुमित्रा थोड़ी निश्चित हो गई थी। समय बीता तो प्रिया के रूप में सुमित्रा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार रमेश को छोड़कर किसी ने खुशी जाहिर नहीं की। सभी के चेहरे लटके हुए थे। सास बार बार एक ही बात कहती, एक लड़का सा हो जाता तो मेरे रमेश का बुढ़ापा सुधर जाता। रमेश को भी घर के माहौल और सबके उतरे चेहरे देखकर अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने कड़े शब्दों में अपनी माँ और बहन से कह दिया था, मेरी दोनों बेटियां ही मेरे बेटे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में कोई कुछ भी कहे। रमेश का कड़ा रुख देकर माँ बेटी चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया तो सास ने भी दोनों पोतियों को
दिल से स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ रमेश के कारण जो भी था, सुमित्रा को तसल्ली थी कि आखिर उसकी बेटियों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब सुमित्रा की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली थी। रमेश ने इस बार बड़ी धूमधाम से अपनी सालगिरह मनाने का फैसला किया, जिसकी तैयारी में वह महीना भर पहले ही लग गया था। सुमित्रा भी इसी दिन को यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सालगिरह से 2 दिन पहले ही रमेश किसी काम से अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक की वजह से उनकी टक्कर हो गई। सिर पर गहरी चोट आने की वजह से उन्हें बचाया न जा सका। सुमित्रा का संसार जैसे उजड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर चला गया। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। सालगिरह की खुशियां मातम में बदल गई। उस एक हादसे ने उसके जीवन के से सारे रंग छीन लिए। रमेश को गुजरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन सुमित्रा उस दुख से बाहर न निकल सकी। उसे न अपने तन का होश था, न अपनी बच्चियों का। वह बस मशीन की तरह पूरा दिन घर का काम करती और फिर कमरे में बैठी दिन रात अकेली रोती रहती। एक दिन रात को खाना बनाकर वह अपने कमरे में बैठी अपने ही दुख में आंसू बहा रही थी कि प्रिया के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ ने उसे मानो नींद से जगा दिया। देखा तो प्रिया रो रही है और प्राची उसे चुप करा रही थी। क्या बात है प्राची, प्रिया रो क्यों रही है? सुमित्रा ने पूछा। प्राची बोली, मम्मी इसे भूख लगी है तो बेटा जाकर दादी से खाना ले लो। सुमित्रा ने कहा तो प्राची बोली, मम्मी दादी कह रही है खाना खत्म हो गया है। अरे ऐसे कैसे खाना खत्म हो गया, अभी तो मैं बनाकर आई थी। वह अचंभित होते हुए बोली। अच्छा रुक, मैं लाकर देती हूँ, कहकर सुमित्रा जी रसोई की ओर भागी। मैं खाने लेने गई तो देखा जेठ छत पर नहीं, सास के साथ बैठकर हंसकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें अपने सास ससुर के साथ ऐसा बैठा देख सुमित्रा को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वह तेजी से रसोई में गई, लेकिन यह क्या, खाने के बर्तन खाली थे। यह देख सुमित्रा अपनी सास से बोले, माँ जी बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो सास बोली, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तेरी बच्चियां हैं, खिलाती क्यों नहीं टाइम से? सारा दिन बैठी कमरे में आराम करती रहती है। तेरे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? सास की बात सुनकर सुमित्रा बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी, काम तो मैं भी करती हूँ ना। सास बोली, काम करती है तो खाती भी है ना। 3-3 लोगों का बोझ क्या मुफ्त में खिलाएंगी तुम्हें? अपनी सास की बात सुनकर सुमित्रा दंग रह गई। आज तक उसके पति के सामने किसी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी। सुमित्रा कुछ नहीं बोली। वह शुरू से ही किसी के ऊंचा बोलने से डर जाया करती थी। वह तो रमेश जी का प्यार था जो उसे इस डर से बाहर ले आया था, लेकिन अब वह नहीं रहे तो उस पर फिर से वही डर हावी हो गया। वह कुछ न बोली और चुपचाप रसोई में चली गई। जैसे ही वह बर्तन उठाकर आटा गूंथने लगी, तभी उसकी जेठानी चिल्लाते हुए आई और बोली, आज तो दोबारा खाना बनाने बैठ गई है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो यह सही नहीं होगा। एक कमाने वाला और कितने खाने वाले। मेरा आदमी कोई कोल्हू का बेल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता है। जेठानी की बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वह भी अपनी बड़ी बहू को हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, मेरी तरफ क्या देख रही है, तो पीछे से पता नहीं क्या करेंगे। यह सोच सोच कर ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा। वह अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का दुख भी कभी न देख पाई। बस दिन रात सोचती रहती कि जाए तो जाए कहाँ। माँ तो उसके दुख से बिस्तर पकड़ चुकी है और भाई भाभीियों ने इन 6 महीनों में एक बार भी मुड़कर उसका हाल चाल नहीं पूछा। शायद इसी वजह से भी उसके ससुराल वाले आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा। वह अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का दुख भी कभी न देख पाई। बस दिन रात सोचती रहती कि जाए तो जाए कहाँ। माँ तो उसके दुख में बिस्तर पकड़ चुकी है
और भाई भाभी ने इन 6 महीनों में एक बार भी मुड़कर उसका हाल चाल नहीं पूछा। शायद इसी वजह से भी उसके ससुराल वाले आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि पता था कि अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चों को खाना खिलाकर वह लेट गई, लेकिन नींद उसे पहले भी नहीं आती थी। पहले अपने दुख में और अब बच्चों के भविष्य की चिंता में। अब वह घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, ताने सुनती, और उसके बाद भी उन्हें भर पेट खाना न मिलता। पर उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान एक छत और 2 वक्त की रोटियों के तले दबकर रह गया था। लेकिन उसकी चुप्पी का घर वालों ने अब ज़्यादा ही फायदा उठाना शुरू कर दिया। बात बात पर वे उसे दबाव डालने लगे कि वह घर से चली जाए, तो सुमित्रा ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस वाले भी उसका ही पक्ष लेते। यह देखकर उसके ससुराल वालों का खून खोल उठता। एक दिन रात को प्राची ने पानी मांगा, तो सुमित्रा पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी सास के कमरे से जेठ जेठानी की आवाज सुनाई दी। इतनी देर रात यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित्रा के मन में शंका हुई और वह दबे पांव खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से जेठानी बोली, मैं बता देती हूँ माँ जी, यह अगर यहाँ रही तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, और फिर बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा? इसीलिए आपको बता देती हूँ। इसके साथ थोड़ा प्यार से बोलकर, देवर जी ने जो एफडी कर रखी थी वह हम ले लेते हैं और इन माँ बेटियों को घर से निकाल देते हैं। और अगर ऐसा ना माने तो पता है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बहू की बात सुनकर, अपने बुढ़ापे की सोचकर उन्होंने सहमति से सिर हिला दिया। सुमित्रा यह सब सुनकर मानो जरूरत हो गई। किसी तरह अपने आप को संभाला और दबे पांव वापस जाकर कमरे में निढाल से लेट गई। पर आज सुमित्रा ने मन ही मन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला कर लिया था। वह पत्नी के तौर पर कमजोर हो सकती थी, लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। यह सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन सुबह वह सिर पर रखे पल्लू को उतारकर काम में लग गई। यह देखकर उसकी सास और जेठानी बोली, यह क्या, बेहुदा भूल गई क्या? सुमित्रा बोली, नहीं माँ जी, मैं तो अपने संस्कार नहीं भूली, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हो कि सिर पर पल्लू बड़ों के मान सम्मान के लिए लिया जाता है। लेकिन जब बड़े ही अति पर उतर आए तो क्या ही कर सकते हैं। सास बोली, यह क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या चल रहा है तेरे मन में? सुमित्रा बोली, मेरा मन तो बिल्कुल साफ है माँ जी, लेकिन आपके मन में ही पाप भरा है। तभी तो आप सबके चेहरे पर हवाएं उड़ रही है। बदतमीज, बिल्कुल शर्म लाज बीज खाई है क्या तुमने, जो ससुर जेठ के सामने ऐसी जुबान लड़ाती है? कहते हुए उसकी सास ने उसे जोर से एक तमाशा जड़ दिया। यह देख दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और बोली, मम्मी यह सब गंदे हैं, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुमित्रा बोली, नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे। यह घर हमारा है, इसे तेरे पापा ने बनवाया था। अब हम नहीं, यह लोग जाएंगे यहाँ से। क्या कहा तूने, बेशर्म औरत? पहले तो सोचा था कि तुझे ही रास्ते से हटाएंगे, अब तुझसे पहले तेरी इन दोनों लड़कियों को हटाना होगा। कहते हुए जैसे ही उसका जेठ आगे बढ़ा, तो सुमित्रा अपनी बेटियों को सीने से चिपकाते हुए बोली, खबरदार जो आगे बढ़े। आज तक मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। बहुत जुबान निकाल रही है ना तुम्हारी। जेठानी डरते डरते जैसे ही आगे बढ़ी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह सुन सभी चौंक गए। उसके ससुर ने गेट खोला तो सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। यह देखकर सब सहम गए। फिर थोड़े सामान्य होते हुए ससुर जी बोले, आप? पुलिस ने कहा, आपके घर से कंप्लेंट है। ससुर बोले, नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तभी सुमित्रा आगे आकर बोली, मैंने लिखवाई थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सुमित्रा के चेहरे पर उंगलियों के निशान और उसकी रोती हुई बच्चियों की बात सुनकर पुलिस उन सबको पकड़कर ले गई। एक रात वहां रखकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। थाने से आते ही उसकी सास दहाड़ते हुए बोली, तू क्या सोचती है,
इतने भर से हम डर जाएंगे। इस घर में तो तू वैसे भी नहीं रह सकती। यह जमीन तेरे ससुर ने खरीदी थी और यह मेरे नाम पर है। हम जब चाहे तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल सकते हैं। सुमित्रा बोली, माँ जी, आप अनपढ़ होते हुए इतने कानून जानती हैं, तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। मेरा ना सही, लेकिन मेरी बेटियों का इस घर में पूरा हक है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। और आज के बाद मुझ पर या मेरी बेटियों पर अगर आपने एक उंगली भी उठाई तो अच्छा नहीं होगा। मैंने थाने में लिखकर रखवा दिया है, और अगर हम माँ बेटी में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। यह सुनकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और उस दिन के बाद किसी ने भी इस तरह की हरकत नहीं की। सुमित्रा ने सिलाई कढ़ाई कर अपने बच्चों को शिक्षित कर पैरों पर खड़ा किया। बड़ी बेटी इंजीनियर बन गई और छोटी अभी पढ़ाई कर रही है। दोनों माँ बेटियों ने अपनी बचत के पैसों से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और वहां से निकल आए। अचानक अलार्म की आवाज से सुमित्रा जी वर्तमान में लौटी। समय देखा तो जल्दी से उठकर बाहर आई। दोनों बेटे सारे काम सफलतापूर्वक कर रही थी, जिसे देख सुमित्रा जी ने चैन की सांस ली। इतने सालों में आज पहली बार उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दोनों बेटे अपनी माँ के चेहरे की खुशी देखकर भाव विभोर हो उसके गले लग गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। और हो भी क्यों ना, आखिर आज सुमित्रा जी की तपस्या पूरी जो हो गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।